जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। बोनस, स्प्लिट, बायबैक, राइट इशू, मर्जर, डिमर्जर, आईपीओ, कुछ लेटेस्ट खबरें, ऑर्डर की वीडियो अगर आप लोगों को देखनी है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ओपन मार्केट में अगर आप लोगों को बोनस और स्प्लिट का अगर अपडेट चाहिए तो यहाँ पे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगर ओपन मार्केट में 9 से 3:30 के बीच में चाहिए अपडेट। तो जियो का आईपीओ का इंतजार था आप लोगों को, जी है, मुझे भी इंतजार है, ठीक है ना। वहीं पे एनएससी का भी आईपीओ का इंतजार है आप लोगों को भी, और मुझे भी इंतजार है। सभी लोगों को एनएससी का भी आईपीओ का इंतजार है और जो है जियो के आईपीओ का भी इंतजार है। इन दोनों के आईपीओ में जो सबसे बड़ी बाधा थी ना, वो अभी जो है दूर होती हुई नजर आ रही है। सरकार ने एक फैसला किया है। सरकार के तरफ से जो आदेश का इंतजार था वो आदेश यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। और ये अभी की हाईलाइट एकदम बिल्कुल न्यूज है। और इसी की वजह से यहाँ पे मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये सब दिखाऊंगा। हो सकता है रूल रेगुलेशन जो बदला है वो आपको पता हो, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ेगा एनएससी के आईपीओ पे या फिर जियो के आईपीओ पे, हमको उसमें कैसे फायदा होगा, क्या उससे हमको क्या असर पड़ेगा, ठीक है ना, वो सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। और कब तक आईपीओ आ जाएंगे सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हेडलाइन यही बन रही है कि जल्द ही जियो और एनएससी के आईपीओ आने वाले हैं। भारत के न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता नियमों में ढील दी गई है। जी हाँ, आईपीओ के जो रूल रेगुलेशन है उसमें जो है वित्त मंत्रालय की तरफ से कुछ ढील दी गई है। ये ढील जो है सेबी के तरफ से एक जो है याचिका दायर करके मांगी गई थी। सेबी ने रूल रेगुलेशन पहले से ही चेंज किया था, लेकिन उसमें मंजूरी फाइनल वित्त मंत्रालय से ही मिलने वाली थी। तो सेबी ने पहले चेंज कर दिया है ये रूल रेगुलेशन, लेकिन अभी वो लागू नहीं हुआ है जब तक कि मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिल जाती। तो अभी वो मंजूरी मिलती हुई नजर आ रही है। वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद रिलायंस जियो आईपीओ ने एक महत्वपूर्ण बाधा पार कर ली है। हालांकि यहाँ पे रिलायंस जियो लिखा है, लेकिन एनएससी भी जो भी 5 लाख करोड़ से बड़े वाले आईपीओ आने वाले थे या हैं, उन सब के लिए जो है बेनिफिट रहने वाला है, सब आने वाले भविष्य के लिए। क्योंकि जैसे जैसे हमारा स्टॉक मार्केट बढ़ेगा, अभी नॉर्मल आईपीओ 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 करोड़ के आते हैं। आने वाले समय में तो यही रहेगा कि सारे के सारे आईपीओ 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, 30,000 करोड़ के आएंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां लिस्ट होंगी, ठीक है ना। तो ये जो नियम बदला गया है, ये केवल नहीं कि नहीं एनएससी और जियो के आईपीओ के लिए बदला है, आने वाले भविष्य को देख के जो है ये बदला गया है। देखिए, बताया गया है यहाँ पे कि वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने एक अधिसूचना जारी किया है, जिसमें कहा है कि नए नियमों के तहत जो है कुछ बदलाव यहाँ पे होंगे। अब इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है उसको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, बताया गया है कि जियो, रिलायंस जियो और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मेगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ के लिए रास्ता बनाते हुए सरकार ने न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता में ढील दी है। यह श्रेणीबद्ध ढांचे लागू किए गए हैं, जिसमें बड़ी कंपनियों को आईपीओ के दौरान इक्विटी शेयर छोटा रखना जो है रखने के लिए अनुमति मिलेगी। यहाँ पे कितना प्रस्ताव रह सकता है, किस किस साइज के आईपीओ के लिए क्या क्या प्रावधान यहाँ पे किया गया है, उसका यहाँ पे बताया गया है। मतलब ये कैटेगरी वाइज, श्रेणी वाइज जो बताया गया ना, श्रेणी वाइज। अब देखिए, सबसे छोटा जो आईपीओ आता है वो आता है 1,600 करोड़ रुपए के कम मार्केट कैप वाली कंपनियों के लिए। उनके लिए तो कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको कम से कम अपना 25% से हिस्सेदारी जो है वो मार्केट में बेचना ही पड़ेगा, ठीक है ना, लगभग लगभग यहाँ पे कह लीजिए। और अगर 1,600 करोड़ रुपए से 4,000 करोड़ रुपए के बीच में मार्केट कैप किसी कंपनी का है, तो उसको भी 400 करोड़ रुपए का लगभग लगभग आईपीओ लेके आना पड़ेगा। तो ये दो कैटेगरी हो गई, ठीक है ना, 1,600 करोड़ और 1,600 करोड़ से 4,000 करोड़, ठीक है ना। उसके बाद आती है 4,000 करोड़ रुपए से लेके 5,000 करोड़ रुपए तक की कैटेगरी। यही मेन, मतलब मेन जो आईपीओ आते हैं इसी कैटेगरी में आते हैं लगभग लगभग मार्केट कैप वाली कंपनी के, ठीक है ना। इनमें बताया जा रहा है कि कम से कम यहाँ पे इक्विटी शेयरों में परिवर्तन डिवेंचर को कम से कम 10% हिस्सेदारी होना चाहिए। यदि निर्गम के बाद पूंजी प्रस्ताव मूल्य गणना करने पर 4,000 करोड़ से अधिक और लगभग 5,000 करोड़ रुपए से कम होता है तो ये जो है नियम बताया गया। मतलब 10% इक्विटी शेयर का आईपीओ लाना पड़ेगा, जो 4,000 करोड़ रुपए से 50,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली कंपनियां, और लगभग लगभग जो कंपनियां आ रही हैं लगभग 50,000 करोड़ के आसपास का ही उनका मार्केट कैप है। कुछ ही कंपनियां आ रही हैं जो इसके बाद वाली कैटेगरी में आएंगी। अब इसके बाद वाली कैटेगरी भी मेन आ जाती है, जो हमारे स्टॉक मार्केट में अभी हाल फिलहाल में आने वाले 1-2 साल में मेन कैटेगरी यही रहेगी। 50,000 से लेके
1 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली। अभी आप लोग देखे होंगे जब स्विगी उगी का सब जो आईपीओ आया था वो इसी कैटेगरी में आ रही थी। अभी इन सब कंपनियों के लिए क्या है कि कम से कम 1000 करोड़ रुपए मूल्य के जो है इनको शेयर जारी करने होंगे और प्रत्येक श्रेणी में कम से कम जो है 8% शेयरधारिता इनको जो है सार्वजनिक करनी होगी। लिस्टिंग की तारीख से कंपनी के पास अपने सार्वजनिक शेयरधारिता को लगभग 25% तक बढ़ाने के लिए 5 वर्ष का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से तो ये जो है लिस्टिंग के समय अगर 8% शेयर जारी करेंगे तो 25% 5 साल में उनको करने के लिए यहाँ पे मौका दिया जाएगा। जिन बड़ी कंपनियों की इश्यू साइज में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक और 5 लाख करोड़ रुपए से कम का मतलब वैल्यूएशन है, उनको न्यूनतम ध्यान दीजिएगा। अब ये वाला कैटेगरी जो है ये अभी के शायद 1-2 कंपनियों पे लागू होगा, लेकिन आने वाले भविष्य में सभी कंपनियों पे लागू होगा क्योंकि तब बड़ी बड़ी कंपनियों का आईपीओ आएगा। 1 लाख करोड़ से लेके 5 लाख करोड़ रुपए के बीच के मार्केट कैप वाली जो भी कंपनियां रहेंगी, जिसमें हम लोगों का आ रहा है एनएससी। ठीक है ना, एनएससी का मार्केट कैप की बात करेंगे तो एनएससी का मार्केट कैप जो है यहाँ पे लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास माना जाएगा, वो इस कैटेगरी में आएगा। अब इसमें बताया जा रहा है कि न्यूनतम आपको 6,500 करोड़ रुपए के बराबर का आईपीओ लाना पड़ेगा, या फिर अगर मतलब परसेंटेज वाइज कहेंगे तो लगभग 2.75% इक्विटी शेयर का आपको जो है आईपीओ लाना पड़ेगा अपने टोटल मार्केट कैप का। तो ये यहाँ पे 1 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ के आसपास हो गया है, जो कि एनएससी पे असर डालेगा। एनएससी को इससे बेनिफिट होगा, हमको कैसे फायदा होगा वो आपको अभी बताऊंगा। ठीक है ना, उसके बाद सबसे बड़ी कंपनियां आएंगी जैसे कि जियो आईपीओ 5 लाख करोड़ और उससे प्लस के मतलब मार्केट कैप वाली कंपनियों के लिए न्यूनतम 15,000 करोड़ रुपए का तो उनका आईपीओ का साइज रहेगा ही रहेगा। और कम से कम अगर इक्विटी शेयर की बात करेंगे तो 1% शेयर उनको जो है जारी करना पड़ेगा। ठीक है ना, देखिए ये भी क्राइटेरिया फिल करना है इनको। सबसे पहले 15,000 करोड़, अब मान लेते हैं किसी कंपनी का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ का है, ठीक है ना, तो 10 लाख करोड़ का अगर उसका मार्केट कैप है तो 1% आ गया 10,000 करोड़, लेकिन वो 1% नहीं लाएगी। न्यूनतम 1,500 करोड़ रुपया का भी 15,000 करोड़ रुपया का भी क्राइटेरिया उनको फिल करना है। ठीक है ना, तो ये वाला क्राइटेरिया भी फिल करना है। ऐसा नहीं कि नहीं केवल 1% लाएंगी, नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। तो न्यूनतम भी उनको करना होगा। तो जैसे कि अब जियो का आईपीओ आएगा तो कम से कम 15,000 करोड़ रुपये से प्लस का ही उनको जो है आईपीओ लाना पड़ेगा। और अगर सूचीबद्ध होने के समय 15% से कम शेयरधारिता पब्लिक को दी गई है तो 15% जो है परसेंट मतलब हिस्सेदारी करने के लिए सार्वजनिक उनको जो है लगभग दिया जाएगा 10 वर्षों के भीतर का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। 5 वर्ष का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा 15% करने के लिए, और फिर 10 वर्ष का टाइम दिया जाएगा 5 वर्ष और 25% तक करने के लिए। जैसे जियो का आईपीओ लिस्ट होगा तो उसके बाद जो है 5 साल में उनके जो भी प्रमोटर हैं वो 15% पब्लिक के पास जो है इक्विटी शेयर डिलीवर करेंगे, ऑफर फॉर सेल करें या कुछ भी करें। ठीक है ना, और उसके बाद 10 साल का टाइम 5 साल और मिलेगा 25% तक करने के लिए, जो कि 25% का सेबी का रूल है। ठीक है ना, इस तरीके से अगर कोई कंपनी नहीं करती है तो एक्सचेंज जो है मतलब अपने हिसाब से उन पे जो है कुछ जुर्माना दंड भी लगा सकते हैं। और अगर कोई कंपनी जो है परिवर्तनीय डिवेंचर वंचर प्रेफरेंशियल शेयर जारी करती है तो भी उसका कम से कम जो है 2.5% जनता को ही पेश करना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पे ये पूरे के पूरे रूल और रेगुलेशन यहाँ पे हैं। अब मेन चीज़ आता है कि इससे हमको क्या फ़ायदा होगा। कोई एक मुझे आईपीओ में पैसा लगाना है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा कि आईपीओ 50,000 करोड़ रुपये का आ रहा है या फिर 10,000 करोड़ रुपए का आ रहा है। मुझसे क्या मतलब, या 1,000 करोड़ रुपए का आ रहा है, मुझसे क्या मतलब, हमको क्या उससे फर्क पड़ेगा। भाई बहुत अति उत्साहित होकर आप बना रहे हो वीडियो, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। सबसे मेन वाला रूल तो वहीं काम करता है, सप्लाई एंड डिमांड का रूल। अब जियो जैसा एक बड़ा आईपीओ और एक एनएससी जैसा बहुत मतलब इंतजार करने वाला आईपीओ, बहुत बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। अब उनके बहुत सारे इक्विटी शेयर का अगर आईपीओ आ जाता है बहुत बड़े साइज का तो सबको शेयर मिल जाएगा, तो फिर भागम भाग क्यों होगी, सबको मिल ही जाएगा। जैसे आया था एलआईसी का आईपीओ आ गया था, सबको आराम से मिल गया था, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, 1-1.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था और सब ले लो भाई सबको। इसी तरीके से एक और आईपीओ आया था। लेकिन जब आईपीओ का साइज छोटा रहता है तो फिर भाई वो सप्लाई कम है ना, तो अब डिमांड ज़्यादा रहेगी। अब डिमांड ज़्यादा रहेगी तो भले ही जीएमपी कितना भी हो, प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे भी रहेगा तो भी लोगों में थोड़ी सी होड़ लगी रहती है कि मुझे मिल जाए आईपीओ, मुझे मिल जाए। तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्राइस मोमेंटम करता है ऊपर की साइड में। लिस्टिंग के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, या लिस्टिंग के टाइम की भी बात कर रहा हूँ। अब 5% हिस्सा बेचना जरूरी था,
अब क्या होगा कि जियो आईपीओ को 2.5% हिस्सा भी बेच सकती है कंपनी, या कह लीजिए 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का आईपीओ ला सकती है 1% से। अब इसके वजह से क्या होगा कि मतलब कम साइज का आईपीओ कंपनी लाएगी, कम साइज का लाएगी तो डिमांड ज़्यादा रहेगी, डिमांड ज़्यादा रहेगी तो जीएमपी ज़्यादा रहेगा, जीएमपी ज़्यादा रहेगा तो लिस्टिंग ज़्यादा रहेगी। इस तरीके से यहाँ पे आएगा, शेयर बाजार में शेयरों की मांग बनी रहेगी। यही चीज़ मैं समझा रहा था आप लोगों को, ठीक है ना। और उसके बाद 10 साल का टाइम रहेगा 25% करने के लिए, तो टाइम टू टाइम ऑफर फॉर सेल के जरिए या किसी भी तरीके से शेयर जो है पब्लिक में कंपनियां देती रहेंगी, तो एक लंबा टाइम भी मिल जाएगा। और यही टाइम अगर कम कर दिया जाए कि 5 साल में ही आपको 25% करना है, तो हर एक साल में 5% का ऑफर फॉर सेल, 5% का ऑफर फॉर सेल, वो एक जो है दिमाग पे टेंशन रहेगा कि कब कितने डिस्काउंट पे ऑफर फॉर सेल आ जाए। तो लंबा टाइम रहेगा, तो ये भी नहीं है कि जल्दी सप्लाई आने वाली है, 10 साल में सप्लाई आने वाली है, ये भी लंबा टाइम हो गया। तो उसी 2.5% में आप लोगों को इधर उधर खेलना है सबको, तो डिमांड ज़्यादा रहेगी तो शेयर मोमेंटम में रहेगा। ये चीज यहां पे सीधा सीधा असर पड़ेगा, ये दोनों पे असर पड़ेगा, जियो पे भी और वहीं पे भी। वैल्यूएशन की बात करेंगे तो लगभग 130 बिलियन से लेके जो है 180 बिलियन के आसपास, लगभग 11 लाख करोड़ से लेके जो है 15 लाख करोड़ के आसपास का इसका वैल्यूएशन रहेगा। और 15 लाख करोड़ का रहेगा तो 15,000 करोड़ का 1% आ गया, और वो भी क्राइटेरिया फिल हो गया। तो जितना कम से कम अगर आईपीओ लेके आएगी रिलायंस ना, उतना जियो ना, उतना बढ़िया रहेगा और उतनी अच्छे वैल्यूएशन भी हम लोगों को मिलेंगे, ठीक है ना। अगर 2.5% से लेके 5% के बीच में आईपीओ लाती है एक कंपनी, तो 40,000 से लेके 60,000 करोड़ रुपए के आसपास का साइज रह सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से इतना साइज का नहीं आना चाहिए। मेरे हिसाब से 30 हजार करोड़ के आसपास के मेरे हिसाब से आईपीओ आएंगे, लगभग 2-2.5% के आसपास, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। अभी प्राइस बैंड की बात करेंगे तो 600 से लेकर 900 रुपए के आसपास जो है वो प्राइस बैंड रहने वाला है, ऐसी संभावनाएं हैं। कब तक आईपीओ आएगा जियो का भाई, तो बताया जा रहा है कि मुकेश अंबानी ने एजीएम में कहा था अगस्त 2025 के एजीएम में कि 2026 की पहली छमाही में जो है, जो जून तक आती है, मतलब 3 महीना ये और 3 महीना वो, 6 महीना, जून तक आने की संभावना है। तो इस तरीके से है, बहुत जल्द कंपनी जो है डीआरएचपी भी दाखिल कर सकती है अप्रैल 2026 तक। मतलब ये मार्च खत्म होगा तो हो सकता है अगले महीने में कंपनी डीआरएचपी दाखिल कर दे और 2-3 महीने में अप्रूवल मिल जाएगा और फिर कंपनी का आईपीओ सीधा सीधा आ जाएगा। तो कुल मिला के 5-6 महीने का और खेल यहाँ पे बाकी है, इसको देख लीजिएगा। वैसे देखेंगे तो 3-4 महीना बाकी है जून तक, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। अब यही चीज़ एनएससी के आईपीओ भी असर पड़ेगा कि अब वैसे तो 5% इनका लाना पड़ता है आईपीओ का साइज, अब बताया गया है कि 2.7% भी आप ला सकते हो 5 लाख के कम का अगर मार्केट कैप है तो। और अगर 5 लाख के ज़्यादा का मार्केट कैप मान के चलते हैं तो इनके लिए भी बहुत ज़्यादा छूट मिल जाएगा, 1% या 15,000 करोड़ रुपये तक का भी मिल जाएगा इनको भी वही वाला। अगर 5 लाख करोड़ के ऊपर का थोड़ा सा भी गया वैल्यूएशन तो सारा का सारा ऑफर फॉर सेल आने वाला है। तो जितनी कम से कम शेयर सेल किए जाएंगे, सप्लाई आएगी आईपीओ में, उतना ज़्यादा डिमांड रहेगा, ठीक है ना। और इनके पास पहले से ही पब्लिक के पास शेयर हैं, तो अब इनको 25% करने के लिए टाइम मिल जाएगा 10 साल का, मतलब अतिरिक्त सप्लाई आने के लिए भी टाइम बहुत ज़्यादा दे दिया जाएगा, तो उससे भी बेनिफिट होगा। इसका भी मार्केट कैप वहीं 4,80,000 करोड़ से लेकर मतलब 5 लाख करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। 5% अगर हिस्सा बेच दिया है कंपनी तो जो है 21,000 करोड़ से 25,000 करोड़ रुपए के आसपास का आईपीओ का साइज रह सकता है। लेकिन अगर कंपनी चाहे तो वो 10,000 करोड़ रुपए का भी आईपीओ ला सकती है, 12,000 करोड़ का, क्योंकि 6,200 करोड़ ही मतलब का ही क्राइटेरिया है, समझ सकते हो आप लोग, या 2.5% इस तरीके से वाला। तो उसको भी देखेंगे तो ये 12,000 करोड़ के 15,000 करोड़ तक भी ला सकती है। तो जितना कम लेके आएगी उतना बढ़िया है। नहीं तो पहले तो कंपलसरी था ना कि 5% तो आपको लाना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। तो 5-5-25 मतलब 25,000 करोड़ का आईपीओ आता ही आता है इनका। अब ये चाहेंगे तो 15,000 करोड़ का भी ला सकते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगा आईपीओ का। अभी अनलिस्टेड मार्केट में इनका 1950 से लेकर 2050 तक का प्राइस ट्रेड करा, अंदाजा है कि लगभग 2000 के आसपास का इसका प्राइस बैंड रहने वाला है आने वाले समय में। तो इस तरीके से है। कब तक आएगा, तो अभी मैं बताया था आप लोगों को 20 मर्चेंट बैंकर का इन्होंने नियुक्ति किया है, कई सारे लॉ फर्म 8 लॉ फर्म का भी नियुक्ति किया है। अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते तक जो है यहाँ पे डीआरएचपी सेबी के पास जमा की जा सकती है, वहीं पेपर बन रहा है अभी। और अगस्त सितंबर 2026 तक मतलब यही इस साल के लास्ट तक कह लीजिए कि मतलब आईपीओ आ सकता है, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा आईपीओ यहाँ पे अपडेट है, देख लीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा, वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।